नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करने जा रहे हैं उनका नाम है माओ। माओ एक चीनी विचारक थे या चीनी क्रांतिकारी थे और उनके राजनीतिक विचारों का हम अध्ययन करेंगे। हमने मार्क्स पढ़ा, लेनिन पढ़ा और देखा कि मार्क्स ने किस प्रकार अपने मार्क्सवाद के सिद्धांत दिए कि सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांति करके और साम्यवाद की स्थापना की जाएगी। उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया लेनिन ने रूस में 1917 में। उसी प्रकार के क्रांतिकारी थे माओ, जिन्होंने चीन में साम्यवाद को संभव बनाया। यानी चीन में साम्यवाद की जो क्रांति करने वाले थे उनके अगुआ कौन थे? तो माओ जो थे वो चीन में साम्यवादी क्रांति करने वाले नेता थे। ठीक है। यदि चीन की हम थोड़ी सी इतिहास की बात करें कि किस प्रकार वहाँ क्रांति की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, तो उसको हम जरा सा जान लेते हैं। दरअसल चीन में जो है 1644 में एक राजवंश, मंचूरिया का राजवंश या मंचू देश का राजवंश स्थापित हुआ, जिसे कहा गया मंचू राजवंश। मंचू राजवंश की सत्ता जो है लगभग 268 साल तक रही और 1911 में डॉक्टर sun yat-sen द्वारा इसको उखाड़ फेंका गया। अब 1644 में सत्ता स्थापित हो गई, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन फिर 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने क्या किया कि चीन में अफीम का व्यापार, अफीम का निर्यात चीन को करना शुरू कर दिया। तो इससे चीनियों को लगने वाली अफीम की लत और उनके गंभीरता के प्रति सचेत होते हुए चीन के मंचू शासकों ने इसका विरोध किया। अब उस विरोध यानी अफीम का निर्यात रोकने की कोशिश की। अफीम के निर्यात से अंग्रेजों को काफ़ी फायदा होता था। तो एक युद्ध हुआ 1840 में, जिसे कहा गया अफीम का युद्ध। और इस अफीम युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और उन्होंने अफीम के निर्यात का अधिकार जो है राजा से ऑफिशियली प्राप्त कर लिया। उसके बाद फिर दूसरे देश भी आए, यूएसए, फ्रांस। इन्होंने भी चीन में अपने अपने सामान निर्यात करने शुरू कर दिए। इसी प्रकार इस रूस और जापान भी शामिल हो गए। इन्होंने जो है अपने अपने क्षेत्र बांट लिए कि इस क्षेत्र में वो व्यापार करेगा, इसमें वो व्यापार करेगा। तो इस प्रकार चीन का जो है आर्थिक शोषण चल रहा था। हालांकि वहाँ शासन मंचू राजवंश का ही था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वहाँ उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म प्रभावित था। राजनीतिक नियंत्रण तो मंचू राजवंश का ही था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण इन्हीं देशों का था। और फिर 19वीं सदी के अंत तक आते आते मुक्त व्यापार की नीति अपना ली गई। यानी पहले तो ये क्षेत्रों में बांटा हुआ था, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जापान ने, लेकिन अब ये हर क्षेत्र में व्यापार करने लगे। कोई किसी को किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने से नहीं रोकेगा और चीन का आर्थिक शोषण बहुत तेजी से होने लगा। इन बातों से तंग आकर के और देखा कि मंचू राजवंश चीन के हित में काम नहीं कर रहा है, तो एक क्रांतिकारी हुए डॉक्टर sun yat-sen। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके जो है क्रांति कर दी और 1911 में मंचू राजवंश को उखाड़ फेंका और खुद जो है अपने नेतृत्व में उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन फिर एक मंचू राजवंश के सेनापति थे युआन शिकाई। इन्होंने फिर sun yat-sen से सत्ता हथिया ली। कुछ साल इनका शासन रहा, फिर इनके उत्तराधिकारी आए डुआन कीवी। 1916 से इन्होंने शासन किया कुछ वर्षों तक। अब ये समय यदि आप याद करें तो ये समय था प्रथम विश्व युद्ध का। चीन के लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में झोंका जा रहा था साम्राज्यवादी देशों की ओर से।
उसमें ये लोग साथ दे रहे थे उनका, ब्रिटेन का इत्यादि जो साम्राज्यवादी देश थे उनका साथ दे रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब ये साम्राज्यवादी देश विजयी हो गए तो चीन वासियों को उम्मीद थी कि भाई ठीक है, अब हमारा आर्थिक शोषण रुक जाएगा और जो भी यूएस, फ्रांस, रूस, जापान इत्यादि देश हैं ये हमारे देश से चले जाएंगे और हमारी शासन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सकेगी, किसी प्रकार का हमारा आर्थिक शोषण नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी मांगें जो है नहीं मानी गई। 1919 में जब युद्ध खत्म हुआ, साम्राज्यवादी देश जीत गए, तो उन्होंने चीन की मांगें मानने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में 4 मई 1919 का आंदोलन हुआ। 4 मई 1919 का आंदोलन हुआ और जो थियानमान चौक है चीन में, वहाँ लोग एकत्रित हुए। भीड़ के दबाव को देखते हुए चीन सरकार ने क्या किया कि जो पेरिस शांति संधि की गई थी उसको मानने से इनकार कर दिया। पेरिस शांति सम्मेलन में वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई थी, उसको चीनी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। ये प्रभाव हुआ। अब एक तो 4 मई के आंदोलन की सफलता, दूसरा फिर 1917 में जो है लेनिन ने रूस में क्रांति कर दी थी, जार के शासन को उखाड़ फेंका था। इन दो कारणों से प्रभावित होकर के जो है चीन में एक पार्टी का गठन हुआ जिसे कहा गया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी कि CPC। इनकी प्रेरणा एक तो 4 मई का आंदोलन की सफलता और 1917 में लेनिन द्वारा रूस में क्रांति की सफलता। अब इनका मुख्य मकसद क्या था? एक तो चीन का साम्राज्यवाद खत्म किया जाए, दूसरी बात युद्ध सामंतों से। युद्ध सामंत कौन? ये युआन शिकाई और डुआन की भी जो है साम्राज्यवादियों के जो पक्षधर नेता थे उनसे भी मुक्त कराया जाए, उनसे भी चीन को मुक्त कराया जाए और चीन को जो है पूर्ण स्वतंत्र किया जाए। अभी अर्ध उपनिवेश की संज्ञा चीन को दी जा रही थी, उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने की इन्होंने ठान ली कि हमें किसी भी कीमत पर चीन को जो है पूर्ण रूपेण स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है कि जागरूकता अभियान चलाती है और चीन में जो औद्योगिक इकाइयां थी, हालांकि औद्योगिक इकाइयां कम ही थी, चीन एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन जितनी भी औद्योगिक इकाइयां थी, क्योंकि मार्क्सवाद में क्रांति का आधार जो है मजदूरों में बताया जाता है कि मजदूर क्रांति करेंगे, इसलिए शुरुआती दौर में जो है मजदूरों को एक करने का प्रयास किया गया। कैसे किया गया कि मजदूर यूनियन बनाई जाने लगी, कोशिश की गई कि मजदूर यूनियन के थ्रू जो है मजदूरों को एक किया जाए। और डॉक्टर सन यात सेन का जो दल था कुआनमिंटांग, डॉक्टर सन यात सेन जिन्होंने 1911 की क्रांति थी, उनका जो दल था कुआनमिंटांग, इसकी सत्ता को जो है मंचू राजवंश के सेनापति ने धोखे से हटा दिया था। इसलिए सीपीसी ने पुनः समर्थन किया कुआनमिंटांग का। कुआनमिंटांग का ही इन्होंने समर्थन किया, डॉक्टर सन यात सेन का इन्होंने समर्थन किया। लेकिन
फिर क्या हुआ कि 1925 में sun यat-sen का निधन हो गया। 1925 में सेन का जो है निधन हो गया। उसके बाद ये पार्टी जो थी इनकी दो धड़ों में बट गई। कुआमिठांग में एक तो जो थे वो सामंतों के, भूस्वामियों और सामंतों के प्रतिनिधि जो लोग थे उनकी, और एक दूसरे जो किसानों के हितैषी थे उनकी। अब यहाँ क्या हुआ कि सीपीसी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, वो चाहती थी कि चीन में मजदूरों का जो है या किसानों के लिए भूमि का पुनर्वितरण किया जाए। अब भूमि का पुनर्वितरण किया जाए, उस बात से सामंतों या भूस्वामी जो इस पार्टी में भी शामिल थे उन्हें ऐतराज था, क्योंकि उनके हितों पर यह कुठाराघात होता, उनके हितों को चोट पहुंचती। इस वजह से उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और पार्टी जो है दो भागों में बट गई। एक सामंतों भूस्वामियों के समर्थन करती थी और एक जो है किसानों वाली या जो सीपीसी का समर्थन करती थी। तो इस प्रकार से इनकी एकता भंग हो गई। फिर जो है 1925 के बाद क्या हुआ कि सीपीसी जो पहले मजदूरों पर जिसका क्या ध्यान केंद्रित था, 1925 के बाद इन्होंने किसानों को केंद्र में लेकर के और भूमि सुधार इत्यादि मांग करके आंदोलन या संगठन बनाना शुरू किया। लेकिन इनका दमन किया गया चीनी सरकार द्वारा। कुआमिठांग की जो सरकार थी उसके द्वारा इनका दमन किया गया, साम्यवादियों का दमन कर दिया गया। उन्हें सफलता आरंभिक दौर में नहीं मिली। अब यहाँ इसी दौर में 1925 के आसपास ही माओ भी इस संगठन में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे वो अपनी महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते जाते हैं, धीरे धीरे तरक्की करते जाते हैं। फिर काफ़ी विद्रोह भी इन्हें झेलने पड़े, यानी कि 1927 में 1925 में इनका दमन कर दिया गया। फिर इन्होंने दोबारा 1927 में अपनी सेना गठन की साम्यवादी क्रांति के लिए, जिसे कहा गया लाल सेना। ये लाल सेना बाद में भी हम पढ़ेंगे, जब माओ की सांस्कृतिक क्रांति आएगी वहाँ भी लाल सुरक्षा कर्मी रेड गार्ड्स आएंगे, रेड आर्मी ये जो है वहाँ रेड गार्ड्स होंगे। लेकिन इस लाल सेना को भी जो है शहरी क्षेत्रों में सफलता नहीं मिली, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में सरकार का नियंत्रण अधिक था और वो आसानी से दमन कर सकते थे, इसलिए शहरी क्षेत्रों में सफल नहीं हुए, सफलता नहीं मिली। अब जो माओ उस टाइम तक काफ़ी प्रभावशाली भूमिका में आ चुके थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में हमें ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान जो है ग्रामीण इलाकों में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। ग्रामीण पर्वतीय इलाकों में चले गए और वहाँ वो छापामार युद्ध का उन्होंने विकास किया। छापामार युद्ध करते रहे, सरकारी अधिकारियों पर हमला करना, वही स्ट्रेटजी जो आज के हमारे देश में जो माओवादी या माओइस्ट जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वो स्ट्रेटजी का जन्म माओ से ही हुआ है। यानी जो घात लगा करके हमला करने वाली नीति है वो उन्होंने माओ से सीखी है। तो वैसी ही कुछ नीति माओ जो ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में अपनाते थे और धीरे धीरे उनका जो है क्षेत्र बढ़ता गया। थोड़े क्षेत्र में थे, फिर थोड़ा और क्षेत्र उन्होंने इस प्रकार एक के बाद एक क्षेत्रों पर कब्जा करते चले गए। फिर इसी दौर में क्या होता है कि जापान का आक्रमण हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध का समय आ जाता है। अब इस दौर में क्या करते हैं, जापान का आक्रमण होता है और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध आ जाता है। अब यहाँ देश हित को देखते हुए क्या होता है कि दोनों पार्टियां मतलब जो दक्षिणपंथी पार्टी थी, राइट विंग थी कुआमितांग, और लेफ्ट विंग या वामपंथी पार्टी जो थी सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना,
ये दोनों एक हो जाते हैं और मिल करके जो है जापान का विरोध करते हैं और जापान को जो है चीन से निकाल देते हैं। फिर इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के बाद दोबारा लड़ाई होती है सीपीसी और कुओमिंटांग में। हमें क्योंकि काफी अधिक क्षेत्र जो है माओ जीत चुके थे और कुओमिंटांग के नियंत्रण का जो क्षेत्र था वो कम रह गया था, फिर भी वो अपना हठ नहीं छोड़ रहे थे, मान रहे थे कि चीन पर कुओमिंटांग का ही हक है और साम्यवादियों ने जो है गलत तरीके से इसे हथियाया है, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी सेना जो है साम्यवादियों के खिलाफ लगा दी। लेकिन आखिरकार उस समय तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जनाधार इतना बड़ा हो चुका था, उसकी सेना जो संगठित सेना माओ ने की थी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो आसानी से जो है जीत गई, यानी सीपीसी की विजय हुई। सीपीसी की विजय हुई और माओ ने सेना को नाम दिया पीएलए या जनता मुक्त वाहिनी, जनवादी मुक्ति सेना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जनवादी मुक्ति सेना। और फिर कुछ बचे खुचे इलाके थे 1948 में, उन पर भी कब्जा करके 1 जनवरी 1949 को पीएलए ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया और चीन में आधिकारिक रूप से साम्यवादी पार्टी की सत्ता स्थापित हो गई। जो शासन प्रणाली स्थापित हुई उसको माओ ने नाम दिया जनवादी गणतंत्र। माओ वहाँ के नेता बने, राष्ट्राध्यक्ष बने और अपनी मृत्यु तक, माओ की मृत्यु हुई थी 1976 में और 1976 तक वो राष्ट्राध्यक्ष रहे चीन के। तो ये था घटनाक्रम चीन की क्रांति का। किस प्रकार जो है 2 क्रांतियां हुई, 1911 की क्रांति और 1949 की क्रांति। माओ ने किस प्रकार जो है अहमियत प्राप्त की। फिर हम जो है माओ के चिंतन पर आते हैं कि माओ ने किस प्रकार अपना चिंतन बढ़ाया। तो हमने देखा कि माओ ने क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण बात, चीन में सफल साम्यवादी क्रांति संपन्न की। काफी लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया और साम्यवाद की स्थापना की। और 1949 में जो सरकार स्थापित हुई थी उसका इन्होंने आजीवन नेतृत्व किया। 1976 तक राष्ट्राध्यक्ष बने रहे चीन की। अब इनका जो मुख्य आधार था, मार्क्सवाद में या साम्यवादी क्रांतियों में, जैसा कि लेनिन ने क्रांति की थी या मार्क्स ने जो सिद्धांत दिए थे, उसमें जो है मजदूरों को अहमियत दी गई थी। लेकिन यहाँ इसके उलट जो है माओ क्या करते हैं कि किसानों को महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं और किसानों के बलबूते ही वो जो है क्रांति करते हैं। मजदूरों का तो बहुत थोड़ा परसेंटेज क्रांतिकारियों में था। उन्होंने जिस पद्धति से, इससे पहले आमने सामने की लड़ाई में ही साम्यवाद की स्थापना हुई थी रूस में, चीन में माओ ने नई युद्ध पद्धति गुरिल्ला पद्धति का विकास किया और जापानी साम्राज्यवादियों का विरोध किया। ये ऐसा हमने देखा। और पहले क्रांति की केंद्र जो थे, लेनिन की क्रांति के केंद्र थे शहर। अब यहां इन्होंने क्या किया कि क्रांति का केंद्र किसको बनाया। माओ की क्रांति के विकास के केंद्र कौन थे? क्रांति का केंद्र गांव थे, गांव या ग्राम थे। फिर जो मुख्य उद्देश्य, अगर 2 मुख्य उद्देश्य देखें, माओ के उद्देश्य क्या थे, इसे हम 2 माओ के मुख्य उद्देश्य बता सकते हैं। पहला उद्देश्य था माओ का
जापानी साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना, यानी जापानियों ने चीन में बहुत शोषण किया था 1930 के दशक में, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक लगभग 14-15 साल इनकी अधीनता में चीन लगभग अधीनता में ही रहा था, और काफ़ी प्रताड़ना चीन के लोगों को, चीन के नागरिकों को जापानियों ने काफ़ी प्रताड़ित किया था, तरह तरह के उन पर अत्याचार किए थे। फिर दूसरा इनका जो मकसद था, जो सामंतवादी व्यवस्था थी चीन में, उस सामंतवादी व्यवस्था को उखाड़ना या सामंतवादी शोषण को खत्म करना। इन दोनों से, जापानी साम्राज्यवाद और सामंतवादी शोषण, इन दोनों से मुक्ति दिलाना माओ का मुख्य केंद्र था। दूसरी बात, यदि हम देखें कि लेनिन या स्टालिन से, लेनिन तो चूंकि थोड़े समय ही राष्ट्राध्यक्ष रहे थे, तो हम अगर कंपैरिजन करें स्टालिन का और माओ का, तो क्या क्या असमानताएं हमें उनके सिद्धांत में दिखाई देती हैं। स्टालिन जो है, जब मृत्यु हो गई थी लेनिन की 1924 में, उसके बाद रूस के राष्ट्राध्यक्ष बने थे। उसी समय जो है माओ अपने क्रांति के दौर में थे, यानी क्रांति का विकास कर रहे थे, जन चेतना फैला रहे थे। तो स्टालिन ने किसको महत्व दिया? स्टालिन कहते थे कि भारी उद्योगों का विकास होना चाहिए, उससे देश का विकास होगा। भारी उद्योग सबसे पहले विकसित किए जाएंगे, और इन्होंने जो है किसानों की उपेक्षा की, किसानों के हितों की बात है स्टालिन ने नहीं की, उनकी अनदेखी की किसानों की। इसके विपरीत माओ मानते थे कि सबसे पहले किसानी खेती का विकास होगा, उसके बाद जो मझले उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं या मझोले उद्योग हैं, उनका विकास होगा, और सबसे आखिर में भारी उद्योगों का विकास होगा। ऐसा माओ का मानना था। अब यहाँ इसका भी रीजन है, क्योंकि स्टालिन की या लेनिन की जो क्रांति थी वो आधारित थी मजदूरों पर, और मजदूरों को अधिक सिक्योरिटी रहती है बड़े उद्योगों में, वहाँ संगठित उद्योगों में जो है मजदूरों को अधिक सहूलियत रहती है, इसलिए स्टालिन का ध्यान है भारी उद्योगों पर। जबकि माओ की क्रांति का केंद्र कौन थे? किसान। उसकी क्रांति उन्होंने जो है किसानों की सहायता से ही संभव बनाई थी, इसलिए माओ कहते हैं सबसे पहले खेती का विकास करो, फिर थोड़े बड़े यानी बीच वाले उद्योग, और सबसे अंत में जो है भारी उद्योगों का विकास होगा। इसी प्रकार माओ जो है किस अर्थव्यवस्था की बात करते थे? तो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, और इसमें जो है जनता की राय नहीं ली जाती थी, जन सहभागिता अनुपस्थित थी। यानी स्टालिन का जो विकास था वो बाध्यकारी था, इन्होंने बाध्यकारी विकास किया चीन में और रूस में। इसके विपरीत माओ मानते थे कि विकास में जनता की भागीदारी जरूरी है, विकास में जन सहभागिता जरूरी है, तभी जो है सच्चा विकास हो पाएगा। यानी दीर्घकालीन, लंबे दौर तक दीर्घकालिक विकास रहे, लंबे दौर तक विकसित होता रहे। छोटे, और ये हम देख भी सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन माओ का चीन आज भी चल रहा है। हालांकि नीतियों में परिवर्तन थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि चूर चूर हो गया हो, टुकड़े टुकड़े हो गए हों। वहीं सोवियत संघ के तो आपने देखे कि कितने टुकड़े हो गए, और सोवियत संघ
की व्यवस्था टूट गई। लेकिन चीन आज भी आर्थिक तरक्की में पहले नंबर पे आता है। ये बड़ा अंतर था माओ और स्टालिन के बीच। फिर माओ कहते हैं कि समाजवाद, यानी यहाँ जो स्टालिन का जोर था कि हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण कर दो, कृषि का राष्ट्रीयकरण कर दो, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दो, हर चीज़ जो है निजी संपत्ति का समूल विनाश। लेकिन माओ इसके उलट ये मानते हैं कि उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना ही जो है सिर्फ एक समाधान नहीं है, बल्कि उत्पादन में लोग अपने आप से, उत्पादन में स्वैच्छिक भागीदारी हो लोगों की, उससे क्रांति संभव हो पाएगी, उससे देश अच्छे से विकास कर पाएगा और लंबे समय तक टिका रहेगा। विकास का जो दृष्टिकोण है वह। लेनिन का या स्टालिन का यह मानना था कि समाज में जो अवरोध है वो सिर्फ पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के ही बीच है, और जब साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी तो समाजवादी व्यवस्था में, जो रूस की समाजवादी व्यवस्था है, उसमें स्टालिन का मानना था कि जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो अवरोध हैं, अंतर विरोध हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। में जो विरोध हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे, ऐसा स्टालिन का मानना था। इसके विपरीत माओ कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि विरोध एक दिन में खत्म हो जाएंगे। इनकी एवज में इन्होंने जो है अपना सिद्धांत दिया, विरोध का सिद्धांत। इसको हम आगे देखेंगे। और इसमें ये कहते हैं कि कुछ विरोध जो है वो अनंत काल तक बने रहेंगे। कुछ विरोध हालांकि खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ विरोध अनंत काल तक बने रहेंगे, ऐसा इनका मानना था। हम आगे देखेंगे, इसका विरोध का सिद्धांत जो है वो अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो साम्यवादी क्रांति थी और जो नव लोकतंत्र का सिद्धांत था माओ का, वो क्या था। आपने देखा कि एक लंबे दौर तक संघर्ष करने के बाद, यानी लगभग हम लगा सकते हैं कि 1925 से माओ सक्रिय भूमिका में आ गए थे संगठन में, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, और फिर लंबे समय तक 1949 तक उन्होंने संघर्ष किया और साम्यवाद की स्थापना की। और इनका जो मुख्य आधार था, इनकी हम विशेषताएं देख रहे हैं। क्रांति की घटना के रूप में तो हमने देख लिया पहले, अब इस क्रांति की विशेषता हम देखें तो इसका आधार थे किसान। जैसा कि हमने बताया आपको कि लेनिन की क्रांति का आधार थे मजदूर, जबकि माओ की क्रांति थी, उन्होंने किसानों को जो क्रांति का लीडर बनाया, किसानों को क्रांति का अगुवा बना दिया। फिर रूसी क्रांति से एक समानता ये दिखती है कि चीन में भी सामंतवादी समाज था। माओ ने वेट नहीं किया कि सामंतवादी समाज पूंजीवाद में बदलेगा और पूंजीवाद के बाद फिर क्रांति होगी, जबकि मार्क्स कहता था कि सामंतवादी समाज में क्रांति बुर्जुआ वर्ग द्वारा की जाएगी और बुर्जुआ वर्ग का राज्य स्थापित होगा पूंजीवादी राज्य। पूंजीवादी राज्य में फिर क्रांति होगी और वहां फिर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व आएगा। लेकिन माओ ने सामंतवादी समाज में ही जो है स्थापना कर दी, साम्यवाद की, अपनी क्रांति को संभव बना दिया।
मार्क्स को हमने देखा, लेनिन को देखा कि ये भौतिक तत्वों को, अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इसके उलट माओ जो है महत्व देते हैं चेतना को। चेतना को भौतिक तत्वों से अधिक महत्व दिया माओ ने। चेतना को माओ ने अधिक महत्व दिया। उनके लिए अर्थव्यवस्था से ज्यादा नागरिकों की चेतना, उनकी जागरूकता ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर किसी भी मार्क्सवादी विचारक ने, किसी भी मार्क्सवादी क्रांतिकारी ने, यहाँ तक कि लेनिन ने भी, उनका मुख्य मकसद था क्रांति करना, येन केन प्रकारेण कैसे भी हो। सबसे ज्यादा शक्ति पर जो ध्यान दिया माओ ने, सैन्य संगठन पर, सैन्य बल पर सबसे ज्यादा जोर दिया। ऐसा क्यों? कि वहां की परिस्थितियां ऐसी थी कि रूस में कोई साम्राज्यवादी ताकत नहीं थी, सिर्फ विरोध करना था जार का, और जार स्वतः कमजोर हो चुका था प्रथम विश्व युद्ध में। तो लेनिन के लिए क्रांति करना माओ की अपेक्षा आसान था। उन्होंने थोड़े से लोगों के बल पर, या कहें कि चीन की अपेक्षा थोड़े से लोगों के बल पर क्रांति कर दी। लेकिन चीन में चूंकि साम्राज्यवादी ताकतें भी थी, जापान का साम्राज्यवाद भी था, और जो है वहां के राइट विंग की जो सत्ता थी उनका दल भी था। इन दोनों की मिलीजुली सेना को हराना थोड़ा कठिन कार्य था। इसलिए माओ ने सबसे ज्यादा बल दिया सैन्य बल पर, कि सैन्य बल के विकास से ही हम जो है क्रांति को संभव कर सकते हैं। यानी सैन्य बल पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि एक कथन में उनकी सारी बातें दिखती हैं कि शक्ति कहाँ से निकलती है? शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ये माओ का कथन है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। फिर जो है हमने देखा कि 1925 से लगभग 25 साल तक, 25-26 साल तक माओ सक्रिय रहे क्रांति के लिए। उसके बाद उनको सफलता मिली। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि क्रांति जो है कोई खाने की दावत या निबंध नहीं है कि आए और लिख के चले गए। ये एक निरंतर संघर्ष की, सैकड़ों सालों के विद्रोह और दमन का परिणाम होती है। सैकड़ों वर्षों का उन्होंने इसलिए कहा कि 1840 में अफीम युद्ध हुआ था। 1840 में अफीम युद्ध से ही जो है चीनियों के मन में, हालांकि चीनी हार गए थे, लेकिन उनके मन में साम्राज्यवादी विरोधी भावनाएं पनपने लगी थी। और धीरे धीरे 1911 के आंदोलन तक विकसित होते होते मंचू राजवंश को उखाड़ा। फिर दोबारा साम्राज्यवादी रह रहकर साम्राज्यवादी ताकतें सक्रिय हो रही थी, तो साम्यवादी सक्रिय हो गए। और उन्होंने भी धीरे धीरे 20-25 साल के अपने आंदोलन के दौरान साम्राज्यवादी ताकतों और राइट विंग की सत्ता, इन दोनों को उखाड़ फेंका। इसलिए माओ कह रहे हैं कि क्रांति कोई खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों वर्षों के दमन का परिणाम होता है, विद्रोह का परिणाम होता है। यानी सैकड़ों वर्षों में क्रांति की भावना पनपती है और फिर वह सफल होती है। माओ ने क्रांति कर दी 1949 में। फिर उन्होंने जो लोकतंत्र स्थापित हुआ चीन में, कहा कि ये नव लोकतंत्र है। तो हम देखते हैं कि माओ का जो नव लोकतंत्र का विचार है, हालांकि लोकतंत्र तो नहीं था, लेकिन माओ के शब्दों में इसे नव लोकतंत्र कहा गया। क्या है नव लोकतंत्र का विचार? हमने देखा माओ की क्रांति का आधार थे किसान, और कुछ हिस्से में श्रमिक भी थे। तो माओ ने कहा कि
ये जो सरकार है, ये जो राज्य है, ये किसानों का है, किसानों का है और मजदूरों का है। जहां मार्क्स नाम देते हैं कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, वहीं माओ नाम देते हैं किसानों और मजदूरों का जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकत्व। जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकत्व, ये नाम दिया माओ ने। माओ ने अपनी क्रांति में जो है लोकतंत्रवादी इसको क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने पहली बार बुर्जुआ वर्ग को भी शामिल किया था। जबकि लेनिन ने बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ क्रांति की थी, उनको क्रांति में शामिल नहीं किया था, सिर्फ मजदूरों के बल पे क्रांति की थी। इन्होंने बुर्जुआ को क्रांति में शामिल किया क्योंकि साम्राज्यवाद के खिलाफ भी लड़ना था, इसलिए बुर्जुआ वर्ग को शामिल किया। यानी इनका जो विचार था मूलभूत रूप से सहभागिता पर, लोकतांत्रिक सहभागिता या लोगों की भागीदारी से संभव हो सका था, सहभागिता पर आधारित था। फिर लोकतंत्र क्यों कहा, क्योंकि माओ जो है महिलाओं के अधिकारों की भी समर्थक हैं, महिला स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और माओ कहते हैं कि आधा आसमान तो महिलाओं ने उठा रखा है, यानी जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें से आधे तो महिलाएं ही कर रही हैं। आधा आसमान, ये माओ का प्रसिद्ध कथन है। महिलाओं ने उठा रखा है, ऐसा माओ ने कहा। अब माओ ने अपनी जो टर्म है इसमें जनवादी लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक भी और अधिनायकत्व है, दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो इसको व्याख्यायित करते हुए, इसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए माओ कहते हैं कि लोकतंत्र तो है लोगों के लिए, यानी उन्होंने कहा कि लोगों के लिए तो लोकतंत्र है, ये नागरिकों के लिए लोकतंत्र है। लेकिन जो विरोध करते हैं, जो प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रियावादियों के लिए ये अधिनायकत्व है। यानी उन्होंने कहा कि जो प्रतिक्रिया करेंगे, जो विरोध करेंगे, उनको बर्बरता से दबाया जाएगा, उनका दमन किया जाएगा। यानी प्रतिक्रियावादियों पर अधिनायकत्व स्थापित होगा, डिक्टेटरशिप लागू की जाएगी। ये था माओ का नव लोकतंत्र का विचार। उन्होंने अपनी क्रांति में युद्ध की रणनीति किस प्रकार से अपनाई, उसे हम देखते हैं। क्या रणनीति थी, क्योंकि उन्हें साम्राज्यवाद और जो दक्षिणपंथी थे उनके खिलाफ युद्ध में करके ही ये जो है उन्होंने क्रांति सफल की थी। तो उनके 3 मुख्य सिद्धांत थे युद्ध के। यानी कि दुश्मन आप पर आक्रमण करेगा, पहला चरण था आक्रमण के खिलाफ आप अपनी सुरक्षा कीजिए। क्रांतिकारियों को कहते थे कि कोई आप पर आक्रमण करे तो सामरिक रक्षा की या सुरक्षा की रणनीति बनाई जानी चाहिए, सुरक्षा की जानी चाहिए। सबसे पहले खुद की सुरक्षा कीजिए, फिर आप जो है उस पर प्रति आक्रमण कीजिए, उसके आक्रमण का जवाब दीजिए। प्रति आक्रमण के बाद आक्रमण का जो है दायरा बढ़ाए, इतना बढ़ा दें कि दुश्मन को जो है पीछे हटना पड़े और आपका जो है क्षेत्र पर कब्जा हो जाए। और इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक करते हुए माओ जो है चीन के क्षेत्र जीतते चले गए। यही उनकी रणनीति रही 3 चरणों की।
एक एक करके क्षेत्र जीतते गए और चीन में साम्यवाद की स्थापना कर दी। ये थी माओ की युद्ध की रणनीति। अब माओ ने सत्ता हासिल कर ली। वो कुछ उनके जो राजनीतिक सिद्धांत थे, जैसे हम देखें कि उनका विरोध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोध का सिद्धांत। स्टालिन का मानना था कि समाजवाद की स्थापना के साथ ही जो है विरोध खत्म हो जाएंगे, विरोध नहीं रहेंगे। लेकिन माओ इसके उलट कहते हैं कि समाज जब तक रहेगा तब तक विरोध भी बने रहेंगे, यानी अनंत काल तक विरोध रहेंगे, अंतर विरोध रहेंगे। अनंत काल का मतलब कि माओ की क्रांति से स्थापित हुआ सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, सर्वहारा वर्ग का डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व है। यानी वो कह रहे हैं कि इसमें भी जो है विरोध जो है कायम रहेंगे, विरोध जारी रहेंगे, उनका खात्मा नहीं होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि विरोध दो प्रकार के होते हैं, विरोधों के दो प्रकार सुझाते हैं माओ। पहले वो बताते हैं कि सामंजस्यशील विरोध, सामंजस्यशील विरोध मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस विच कैन बी सेटल्ड, यानी जिनका निपटारा किया जा सके, ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन। और दूसरे विरोध वो बताते हैं गैर सामंजस्यशील विरोध, कॉन्ट्राडिक्शंस विच कैन नॉट बी सेटल्ड, डिस्प्यूट्स विच कैन नॉट बी सेटल्ड, गैर सामंजस्यशील विरोध। सामंजस्यशील विरोध के बारे में माओ कहते हैं कि ये जनता के बीच आपस में होते हैं, लोगों के बीच के विरोध हैं, बराबरी के दर्जे वाले लोगों के बीच के विरोध हैं। और ये विरोध जारी रहेंगे अनंत काल तक। इनके समाधान के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं होती, लोगों में विरोध चलते रहते हैं, आपसी बातचीत से इनका निपटारा होता रहता है। समाधान के लिए हिंसा जरूरी नहीं है। और ये जो है क्रांति के बाद भी बने रहेंगे, ये विरोध क्रांति के बाद भी बने रहेंगे। वहीं गैर सामंजस्यशील विरोध के बारे में माओ कहते हैं कि ये विरोध जनता के बीच आपस के विरोध ना होकर के ये जो है शोषक जो शोषण करता है और शोषितों के वह शोषितों के बीच के विरोध हैं। शोषक तथा शोषितों के बीच के विरोध हैं। और ये विरोध सिर्फ एक ही तरीके से समाधान इनका हो सकता है, इनके लिए हिंसा जरूरी है। समाधान के लिए इनका समाधान जो है हिंसा से ही संभव है। और क्रांति के बाद नहीं रहेंगे। जब क्रांति हो जाएगी तो शोषक और शोषित का जो भेद है वो खत्म हो जाएगा, तो ये विरोध क्रांति के बाद नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से माओ ने बंटवारा किया सामंजस्यशील और गैर सामंजस्यशील विरोध के बीच। फिर हम देखते हैं कि माओ ने जो है निरंतर क्रांति का, कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन का जो अपना सिद्धांत दिया।
निरंतर क्रांति। अपने सिद्धांत में माओ कह रहे हैं कि क्रांति कोई एक घटना नहीं होती है कि आए क्रांति कर दी और बस ठीक है, हो गया काम। क्रांति जो है माओ के अनुसार कोई घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, माओ ऐसा कहता है। और माओ ने समाज में क्रांतियों का कहा कि एक दौर चलेगा। विकास कब कैसे होगा, तो क्रांतियों का दौर चलेगा। और उन्होंने चीन में कुछ क्रांतियां भी बताई कि हमें इन क्रांतियों की ज़रूरत है, उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने कहा कि पंचवर्षीय योजना क्रांति, पहली जो क्रांति बताई, इसके माध्यम से देश के विकास को तेज करने का प्रयास किया जाएगा 5 सालों में। कौन से 5 सालों में, तो 1953 से 1957 तक। फाइव ईयर प्लान 1953 टू 1957। फिर इसके बाद सैकड़ों फूल खिलने की क्रांति। सैकड़ों फूल खिलने की योजना, इसे कहा गया लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम। लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम में माओ ने क्या कहा कि विचारों का मुक्त प्रवाह होना चाहिए, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसे कहा गया लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, यानी 100 तरीके के विचार आए तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। फिर माओ का अगला विचार था लंबी छलांग का आंदोलन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लंबी छलांग का आंदोलन, ये कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो था 1958 से 60 तक। इसमें माओ ने कहा कि एक साल में हम औद्योगिक उत्पादन में, जो हमारा औद्योगिक उत्पादन है, इस समय तक माओ जो है भूमि का पुनर्वितरण कर चुके थे, कृषकों के हित के लिए काफ़ी काम कर चुके थे। तो उन्होंने अपना ध्यान दिया उद्योगों पर और उन्होंने कहा कि हम औद्योगिक उत्पादन में 100% वृद्धि करेंगे प्रत्येक वर्ष। ये उनका लक्ष्य था, लेकिन ये आंदोलन असफल हो गया। और इस आंदोलन की अपनी असफलता को छुपाने के लिए माओ ने एक नया नारा दिया, सांस्कृतिक क्रांति। तो अब हम देखते हैं कि माओ का सांस्कृतिक क्रांति का क्या विचार है। यानी अपने सांस्कृतिक क्रांति के विचार में माओ क्या कह रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं माओ कह रहे हैं कि जो नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का पार्टी में जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसके प्रभाव को रोकाया जाना चाहिए। नौकरशाही का प्रभाव बढ़ने से रोकना इसका मुख्य मकसद था। नौकरशाही का प्रभाव बढ़ने से रोकना। फिर दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि सत्ता जो है पार्टी में ही केंद्रित होती जा रही है।
सत्ता को कुछ चुनिंदा लोगों तक केंद्रित होने से रोकना, यानी उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति के जरिए केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया। केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया। इस सांस्कृतिक क्रांति में उन्होंने कहा कि लोगों के हम वैचारिक विचारों का बदलाव करेंगे। विचारों में बदलाव कैसे करेंगे? तो स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, धार्मिक संस्थानों में इत्यादि पर जो है लोगों की निष्ठा, छात्रों की निष्ठा प्राप्त की जाएगी। उनके पाठ्यक्रम इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि साम्यवाद के प्रति, माओ के प्रति उनकी जो है निष्ठा बढ़ सके। ऐसी कोशिश माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के जरिए की। दूसरी बात, पार्टी को जो है, दल को जनता के प्रति उत्तरदायी, यानी वो अपने निजी हित ना देखें, जनता के प्रति उत्तरदायी रहें। रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल, जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, ये भी इनका मुख्य मकसद था। और शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया। अब यहाँ माओ के आलोचक कहते हैं कि जब उनकी ये क्रांति, लंबी छलांग का आंदोलन और कुछ एक दो और क्रांतियां या उनकी जो नीतियां थी वो विफल हो गई, तो माओ ने प्रयास किया। उनके कुछ विरोधी उभर आए थे पार्टी में, तो माओ ने पार्टी में जो शक्ति संघर्ष था उसको रोकने के लिए, शक्ति संघर्ष में को रोकने के लिए या अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक क्रांति का नारा दिया था, ना कि किसी अन्य मकसद से। अब माओ के विरोधी कौन कौन थे? एक तो ली सियोकी माओ के विरोधी थे। फिर डेंग सियाओपिंग बाद में सत्ता संभालेंगे माओ के बाद। ये मार्क्स के विरोधी बने हुए थे, जबकि ये मत था आलोचकों का। माओ ने अपनी सांस्कृतिक क्रांति के पक्ष में कहा कि वो बुर्जुआ तत्वों से चीन को खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं। बुर्जुआ तत्वों से चीन को खाली कराना उनका मकसद है। ये जो क्रांति थी, सांस्कृतिक क्रांति, इसमें माओ मदद लेते थे सेना की, और इस सेना को उन्होंने कहा जो सैनिक होते थे, क्रांति को माओ ने सैनिकों के जरिए सफल बनाया। सैनिकों के हाथ में माओ के विचारों वाली एक लाल किताब होती थी। इस लाल किताब की वजह से इनको कहा गया लाल सुरक्षाकर्मी। आपने देखा कि 1927 में भी लाल सेना का गठन किया गया था। उसी तर्ज पर एकता स्थापित करने के लिए इनको भी नाम दिया गया लाल सुरक्षाकर्मी या रेड गार्ड्स। ये माओ के विचारों का सांस्कृतिक क्रांति को इम्प्लीमेंट करते थे। क्रांति के प्रहरी थे, ऐसा कहा गया। और इस क्रांति के जरिए जो चीन की सेना थी, पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी या जनवादी मुक्ति सेना, उसको पूरी तरीके से इन्होंने माओवादी विचारधारा में रंग दिया। माओ के विचारों का प्रभाव उस पर बना दिया। यानी एक प्रकार से उन्होंने अपना जो अधिनायकत्व था, तानाशाही स्थापित कर दी माओ ने। माओ की क्रांति को सफल बनाने में एक तरफ सैनिक सहयोग कर रहे थे, दूसरी तरफ माओ के भी कुछ पर्सनल सहयोगी थे
जिनकी रणनीति से इस क्रांति को चलाया जा रहा था, उनको नाम दिया गया, 4 लोग थे, चंडाल चौकड़ी। चंडाल चौकड़ी या गैंग ऑफ 4। चंडाल चौकड़ी हिंदी रूपांतरण है, जबकि अंग्रेजी नाम है गैंग ऑफ 4। गैंग ऑफ 4 के नेता जो थे वो थे जियांग क्विंग। जियांग क्विंग और 3 अन्य सहयोगी थे जिनका नाम था चुनकियो, वाओ वेन युआन तथा वांग हांग वेन। ये 4 लोग थे जो है सांस्कृतिक क्रांति को लागू कराने का इनका मकसद था। इनका मुख्य मकसद, इस गैंग को क्यों बनाया गया था, इनका मुख्य मकसद ये था कि सांस्कृतिक क्रांति को लागू किया जाए, विचारों को बदल करके माओ के प्रति निष्ठा का भाव लोगों में जगाया जाए। माओ की जब मृत्यु हुई 1976 में, तब इन लोगों को जो नई सरकार स्थापित हुई उसने इन लोगों पर आपराधिक मुकदमा चलाया। 1976 के बाद इन पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया, यानी कि क्रिमिनल ऑफेंस का केस इन पर लगाया गया। और इस प्रकार जब माओ की मृत्यु हो गई, इन पर आपराधिक मुकदमा लग गया, उसको कहा जाता है कि सांस्कृतिक क्रांति 1976 में अंत हो गई, सांस्कृतिक क्रांति समाप्त हो गई, क्योंकि माओ समाप्त हो गए, माओ की चंडाल चौकड़ी पर आपराधिक मुकदमा लगा दिया गया, नई सरकार का उदय हो गया, इसलिए सांस्कृतिक क्रांति का अंत हो गया। फिर जो है नई सरकार स्थापित हुई चीन में, और उसने क्लेम किया कि हम जो है एक अलग तरीके का समाजवाद लेकर के आ रहे हैं, माओ के तरीके से अलग समाजवाद। माओ के विचारों में तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है कि चीन का समाजवादी राज्य क्या था। माओ की मृत्यु हुई 1976 में और 1978 में जो सरकार गठित हुई उसके नेता बने डेंग सियाओपिंग। 1978 में सरकार का गठन हुआ, सरकार का नेतृत्व मिला डेंग सियाओपिंग को। पहले जो विरोधियों के नाम देखे थे तो वहाँ डेंग सियाओपिंग माओ के प्रमुख विरोधी थे, अब उनको सत्ता हासिल हो गई। उन्होंने कहा कि हम चीन में सोशलिज्म का चीनी मॉडल, यानी चीन के स्वरूप का समाजवाद, चीन के अपने अलग जो समाजवाद है उसको हम लागू करेंगे। उन्होंने क्लेम किया कि हम जो है सोशलिज्म विद चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स लागू करेंगे। चीन की स्वरूप का समाजवाद का नारा दिया इन्होंने, कुछ अलग नीतियां लागू की, और इसको उन्होंने कहा कि हम जो है चीन का आधुनिकीकरण करेंगे। माओ ने चीन को दबा करके रखा था, उसको आधुनिक नहीं बनाया, हम जो है चीन का आधुनिकीकरण करेंगे। और इसके जरिए उन्होंने क्या किया कि जो चीनी समाजवाद था, समाजवाद को जोड़ दिया इन्होंने बाजारवाद से। बाजारवाद से
यानी चीन के जो समाजवाद था, नया समाजवाद, उसको कहा गया बाजारवादी समाजवाद। नए नए निवेश, नए नए इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने की इन्होंने कोशिश की, और नए निवेश, बाहरी निवेश, उन सब को आकर्षित करने के लिए इन्होंने एक नई योजना भी चलाई जिसे कहा गया सेज, विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज का गठन किया। अब सेज ऐसे क्षेत्र होते थे जहां अगर उन क्षेत्रों में सेज का जो पर्टिकुलर एरिया निर्धारित किया जाता था, उसमें अगर कोई कंपनी अपना इकाई लगाती है, अपनी यूनिट लगाती है, तो उसे जो टैक्सेशन थी, कराधान होते हैं, उसमें कुछ विशेष प्रकार की छूट दी जाएगी। इस प्रकार चीन ने अपने लक्षित क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, सेज का गठन किया, निजी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन सब को आकर्षित किया, और इकोनॉमी पे जो है छा गया चीनी मॉडल। चीन ने अर्थव्यवस्था में काफ़ी तरक्की की। फिर जो है धीरे धीरे सस्ते मालों से जो है इन्होंने आर्थिक कुशलता की तरफ बढ़ते गए। कुशलता प्लस आर्थिक तरक्की, ये चीनी मॉडल बन गया, और चीन ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की। बाजारवाद से जुड़ करके चीन ने काफ़ी तरक्की की। ये चीन का समाजवादी राज्य था। अब कुछ पुस्तकें हैं, अंत में हम उनको भी देख लेते हैं। माओ ने किन पुस्तकों के जरिए अपनी विचारधारा को प्रसारित किया था, क्रांति को संभव बनाया था? माओ की जो बुक्स हैं उनमें पहला नाम आता है ऑन न्यू डेमोक्रेसी। जो नव लोकतंत्र का विचार है, जिसमें मजदूर, किसान शामिल होंगे, लोगों पर लोकतंत्र, प्रतिक्रियावादियों पर अधिनायकत्व का जो विचार है वो ऑन न्यू डेमोक्रेसी में प्रतिपादित किया गया। फिर इनका जो विरोध का सिद्धांत है, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ये प्रतिपादित किया गया है इस पुस्तक में। इसी ऑन, अगली पुस्तक है ऑन प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें भी विरोध के सिद्धांत को व्याख्यायित किया गया है। फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, चीन की भावी शासन व्यवस्था का खाका खींचा गया है इसमें। ये 3-4 पुस्तकें थी माओ की, जिनमें मार्क्स के विचार हमें मिलते हैं। तो ये थे माओ। अगले विचारक के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।